अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ETUA 403 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट को इन डिटेल समझेंगे। जब आप एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को समझ लेते हैं ना, जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपने समझा है, जैसे लाइंस, शेप, फॉर्म, कलर, वैल्यू, टेक्सचर और स्पेस, उसके बाद अगला कदम ये होता है कि आप सीखें इन एलिमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी लैंग्वेज को सीखते हुए ग्रामर के रूल सीखते हैं ताकि हम लफ्जों को सही तरह सेंटेंस में अरेंज कर सकें। अगर ग्रामर नहीं हो तो लोग एक दूसरे को सही तरह से समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, इसी तरह विजुअल आर्ट भी अपनी ग्रामर रखती है, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट कहते हैं। ये वो रूल्स हैं जो बताते हैं आर्टिस्ट आर्ट के एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज करे ताकि आर्ट वर्क मीनिंगफुल, बैलेंस्ड और विजुअली अपीलिंग लगे। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट जो है वो बेसिकली गाइडलाइंस हैं जो एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। इनका काम ये होता है कि आर्ट वर्क सिर्फ खूबसूरत ही ना लगे बल्कि सेंसिबल लगे, बैलेंस्ड और इंटरेस्टिंग भी लगे। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स की मदद से आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क में वो इफेक्ट्स पा सकता है जो वो व्यूअर को फील करवाना चाहता है। सही है। हम आज के इस लेक्चर में जो प्रिंसिपल सीखेंगे उनमें शामिल है बैलेंस, प्रोपोर्शन, एम्फोसिस, मूवमेंट, पैटर्न, रिदम, वैरायटी, हार्मनी और यूनिटी। हर प्रिंसिपल एक अलग पर्पस रखता है, लेकिन जब एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स दोनों मिलकर काम करते हैं तो आर्ट वर्क में यूनिटी पैदा होती है। मतलब पूरा का पूरा जो आर्ट वर्क है ना वो एक जैसा, कंप्लीट और कनेक्टेड लगता है। एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट दोनों मिलकर आर्ट वर्क की फॉर्मल क्वालिटीज कहलाते हैं। ये वो चीजें हैं जो हम आर्ट वर्क को विजुअली जज करते वक्त देखते हैं, जैसे कॉम्पोजिशन, बैलेंस, रिदम, एम्फोसिस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है आर्ट का, बैलेंस, उसको देखते हैं। बैलेंस का मतलब है आर्ट वर्क में विजुअल वेट को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना कि आर्ट वर्क स्टेबल, ऑर्गेनाइज्ड और प्लीजेंट लगे। आसान लफ्जों में ये कि बैलेंस वो अरेंजमेंट है जो व्यूअर की नजर को हर जगह इक्वल इंटरेस्ट दे। ना कोई साइड ज्यादा हैवी लगे और ना कोई साइड बिल्कुल खाली लगे। ठीक है, बिल्कुल हमारी फिजिकल लाइफ की तरह ना, जैसे एक चीज अगर एक साइड पे भारी हो ना तो वो गिर जाती है, उसी तरह आर्ट वर्क भी विजुअल बैलेंस रखता है। अगर कॉम्पोजिशन बैलेंस ना रखे तो पिक्चर ऑकवर्ड, हैवी या इनकम्प्लीट लगती है। बैलेंस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो विजुअल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम समझते हैं ना आप लोग? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबरी, तवाजुन, स्टेबिलिटी। सही। ये जो है ना ये ओपोजिंग फोर्सेस को रिकंसाइल करके एक स्टेबल इमेज बनाता है। बैलेंस की हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स होती हैं: सिमेट्रिकल बैलेंस, एसिमेट्रिकल बैलेंस और रेडियल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस जो है इसको हम मिरर बैलेंस भी कहते हैं। इसमें पिक्चर को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो दोनों साइड्स बिल्कुल सिमिलर लगती हैं। जैसे अगर आप मस्जिद का आर्किटेक्चर ले लें या कोई ह्यूमन फेस लें या बटरफ्लाई वगैरह, इनको आप दो हिस्सों में करें तो वो सिमिलर दोनों पार्ट्स लगेंगे। ये बैलेंस फॉर्मेलिटी, ऑर्डर और कामनेस शो करता है। ठीक है, स्कूल बैजेस, लोगोज और क्लासिकल बिल्डिंग्स में ये टाइप बहुत ज्यादा यूज होती है। एसिमेट्रिकल बैलेंस जो है इसे हम मॉडर्न बैलेंस भी कहते हैं। इसमें साइड सेम नहीं होती मगर विजुअल वेट जो है ना वो इक्वल होता है। मतलब एक साइड पे एक बड़ा शेप हो सकता है और दूसरी साइड पे दो तीन छोटे छोटे शेप्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों मिलाकर ना बैलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। ये ज्यादातर क्रिएटिव, नेचुरल और डायनेमिक फील देता है। ठीक है, रेडियल बैलेंस जो है इसमें बैलेंस सेंटर पॉइंट से आउटवर्ड होता है। एलिमेंट्स सेंट्रल पॉइंट के आसपास सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे मैंडलास, फ्लावर्स, व्हील, क्लॉक्स वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। 3D ऑब्जेक्ट्स में ना बैलेंस को समझाना आसान होता है, क्योंकि अगर बैलेंस ना हो ना उनमें तो फिर चीज गिर जाती है। सही है, जबकि 2D आर्ट जैसे पेपर, पेंटिंग या ड्राइंग वगैरह में जो है ना बैलेंस विजुअल होता है। इसमें हमें सोचना पड़ता है कि शेप्स, कलर्स और लाइंस का वेट कैसा लग रहा है। सही है, वो हैवी है या लाइट है, इस चीज को हमें खुद देखना होता है। आर्टिस्ट ने अपनी इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन से डिसाइड करता है कि किस एलिमेंट का विजुअल वेट ज्यादा या कम करना है। ठीक है, बैलेंस के बाद आ जाता है प्रोपोर्शन एंड स्केल। प्रोपोर्शन का मतलब है कि आर्ट वर्क के डिफरेंट पार्ट्स का साइज
आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं। मतलब एक चीज कितनी वाइड है और कितनी टॉल है, या एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कैसे बैलेंस बनाता है। कुछ प्रोपोर्शंस नेचुरली प्लीजिंग लगते हैं, जैसे गोल्डन रेशियो या रूल ऑफ थर्ड्स। गोल्डन रेशियो क्या होता है कि एक स्पेशल रेशियो है, ये 1:1.618 के रेशियो पर ना ये बेस्ड होती है। इसका मतलब है कि छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट इस तरह रिलेट करते हैं कि छोटा पार्ट रेशियो बड़ा पार्ट इज इक्वल्स टू बड़ा पार्ट रेशियो टोटल। सही है। ये रेशियो जो है ना, ये नेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और ह्यूमन बॉडी में नेचुरली बैलेंस और ब्यूटी क्रिएट करता है। आर्टिस्ट और डिजाइनर्स इसको यूज करते हैं ताकि उनके जो आर्ट वर्क्स है या कॉम्पोजिशंस है एस्थेटिकली प्लीजिंग और विजुअली हार्मोनियस लगे। ठीक है। इसके बाद आता है रूल ऑफ थर्ड्स। इस रूल के मुताबिक एक इमेज को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन से। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें इन लाइंस या लाइंस के इंटरसेक्शन पर प्लेस करना चाहिए। इससे कॉम्पोजिशन नेचुरली बैलेंस्ड और विजुअली अट्रैक्टिव लगती है। प्रोपोर्शन के बाद है स्केल। स्केल का मतलब है कोई चीज दुनिया की कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी है। स्केल को जो है ना वो इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जाता है, मिनिएचर या स्मॉल स्केल, फुल स्केल या लाइफ स्केल, लार्ज स्केल या लार्जर देन लाइफ, मॉन्यूमेंटल। मिनिएचर जो है वो बहुत छोटी चीज को कहा जाता है। फुल स्केल जो है ये रियल लाइफ के साइज के बराबर होते हैं। लार्ज या लार्जर देन लाइफ जो है नॉर्मल साइज से बड़ी चीज होती है। मॉन्यूमेंटल जो है वो बहुत बड़ी और इम्प्रेसिव चीज होती है। ठीक है। प्रोपोर्शन और स्केल दोनों मिलाकर आर्ट वर्क को विजुअली बैलेंस्ड और अपीलिंग बनाते हैं। प्रॉपर प्रोपोर्शंस और स्केल का यूज करके डिजाइन नेचुरली प्लीजिंग और प्रोफेशनल लगता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं पैटर्न की तरफ। तो देखिए, पैटर्न का मतलब है किसी शेप, लाइन, डिजाइन या कलर के बार बार रिपीट होना। ठीक है। ये ज्यादातर टूरी सरफेसेस पर होता है, जैसे कपड़ों पर डिजाइन, वॉलपेपर, टाइल्स, कारपेट्स, रग्स वगैरह। पैटर्न आर्टवर्क को डेकोरेटिव, ब्यूटीफुल और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। ठीक है। जैसे अगर आपकी शर्ट पे ब्लू स्ट्राइप्स है तो ये एक पैटर्न है। कर्टन्स पे आपके फूल हैं तो वो एक पैटर्न है। ठीक है। या मैथ में नोटबुक की ग्रिड है तो वो एक पैटर्न है। ठीक है। तो ये चीज पैटर्न है। मोटिव देखते हैं क्या होता है। मोटिव वो यूनिट होता है जो पैटर्न में बार बार रिपीट होता है। ठीक है। एक छोटा सा शेप, डिजाइन या लाइन, फ्लावर या सिंबल, कुछ भी। ठीक है, जो रिपीट होकर पैटर्न बनाता है वो मोटिव है। ठीक है। जैसे एक छोटा फूल अगर ले, एक छोटा सा फ्लावर है वो कपड़ों पे रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, कपड़ों पे रिपीट हो रहा है प्रिंट, तो वो एक मोटिव है फिर। ठीक है। पैटर्न को ना हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे जगहों पर देखते हैं, जैसे फर्नीचर पे डिजाइन होता है या स्कूल हॉलवे में लॉकर्स एक लाइन में रखे हुए हैं, वो एक पैटर्न है। या बॉर्डर डिजाइन है नोटबुक पे या दुपट्टे पे। ठीक है। मेहंदी के डिजाइन है, तो ये पैटर्न है। जहां भी रिपीटेशन होगा वहां पैटर्न होगा। ठीक है। जब 3D चीजें रिपीट होती है ना तो उन्हें मॉड्यूल कहा जाता है। जैसे मॉड्यूलर फर्नीचर कहते हैं कि सेम साइज की ड्रॉर्स और कैबिनेट्स अगर हैं तो वो मॉड्यूलर फर्नीचर कहलाती हैं। इसी तरह बिल्डिंग्स में विंडोज की रिपीट होना, ठीक है, या पिलर्स एक ही डिजाइन में रिपीट होना। ठीक हो गया। तो ये 3D पैटर्न्स स्पेस को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड फील दे रहे होते हैं। ठीक है। पैटर्न में हमारे पास दो चीजें आ जाती है, एक डेकोरेटिव और एक फंक्शनल। डेकोरेटिव पैटर्न जो है ना वो सिर्फ खूबसूरती के लिए बनाए जाते हैं। इनका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ विजुअल ब्यूटी होता है। जबकि जो फंक्शनल पैटर्न्स होते हैं ना, इनका मेन पर्पस जो है वो काम होता है कि वो काम किस तरह करेंगे। ठीक है। उनका मेन पर्पस डेकोरेशन नहीं होता। ठीक है। मेन पर्पस के अलावा वो डेकोरेटिव फील हो सकते हैं। जैसे अगर ब्रिक वॉल के पैटर्न के एग्जांपल लेते हैं कि ब्रिक लेयर जो है वो ब्रिक्स को एक सर्टेन पैटर्न में लगाता है ताकि जो आपकी दीवार है वो स्ट्रांग बने। ठीक है। फिर चाहे वो पैटर्न को डेकोरेटिव भी बना दे वो एक अलग बात है, लेकिन पर्पस क्या है उन ब्रिक्स को लगाने का कि आपकी जो वॉल है वो स्ट्रांग बने। ठीक है। तो फंक्शनल पैटर्न जो का मेन पर्पस ये है कि वो काम पे फोकस कर रहा होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिदम एंड मूवमेंट की तरफ। तो देखिए, रिदम का मतलब है किसी चीज का रिपीट होना, जैसे कोई शेप, लाइन, कलर, फॉर्म या पैटर्न बार बार आ रहा। रिदम से आर्टवर्क में फ्लो, मूवमेंट और कंटिन्यूटी का फील आता है। ठीक है, बिल्कुल म्यूजिक की तरह जिसमें बीट्स रिपीट होते हैं। आर्ट में भी शेप्स और लाइंस रिपीट होते हैं। इससे व्यूअर की आंखें आर्टवर्क के अंदर स्मूथली मूव करती रहती हैं।
ठीक है? जैसे अगर आप ड्राइंग में 5 गोल सर्कल्स एक लाइन में बनाएँ, फिर थोड़ा स्पेस, फिर दोबारा वही 5 सर्कल्स रिपीट करें, तो ये रिदम हो जाएगी, ठीक है? ज़मीन पे अगर टाइल्स का पैटर्न है, तो वो भी रिदम होता है, ठीक है? अच्छा, रिदम की भी ना हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, उनको भी देखते हैं। सबसे पहला इसमें आती है रैंडम रिदम। इसमें मोटिव्स ना बिना किसी पैटर्न के स्कैटर्ड होते हैं, जैसे बारिश की बूंदें हैं कि कभी कहीं गिर रही हैं, कभी कहीं गिर रही हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, रैंडम रिदम से आपने याद क्या करना है कि रैंडम क्या है, कि कोई रूल नहीं है ना, रैंडम है। इसके बाद आता है रेगुलर रिदम। इसमें मोटिव जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर सेम स्टाइल में रिपीट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोल एक लाइन में सेम डिस्टेंस पर है, या अगर तालियां बजाते हैं तो एक ही बीट आती है ना तालियां बजाते हुए, जब आप ताली बजा रहे हो, ठीक है। तो ये रेगुलर रिदम है। रेगुलर नाम से आप याद रखें कि ये सेम सेम है। तो ऑल्टरनेटिंग रिदम, इसमें दो मोटिव्स ऑल्टरनेटली रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक टाइल व्हाइट टाइल, ब्लैक टाइल व्हाइट टाइल, या वन स्मॉल सर्कल वन बिग सर्कल, फिर स्मॉल सर्कल फिर बिग सर्कल, ठीक है। ऑल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। ऑल्टरनेट से आपने याद करना है कि ए बी ए बी ए बी, ये वाला पैटर्न होगा, ठीक है। फिर आता है फ्लोइंग रिदम। इसमें रिदम स्मूथ फ्लो बनाती है, जैसे पानी की लहरें। फिर है प्रोग्रेसिव रिदम। इसमें मोटिव जो है हर रिपीट के साथ चेंज होते जाएं, जैसे साइज, कलर, शेप या स्पेसिंग में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। एग्जाम्पल में इसकी बताऊं आपको, तो जैसे सर्कल्स छोटे से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाए, सही है, या कलर लाइट से डार्क होता जाए, ठीक है। जैसे ग्रेडियंट में भी हो रहा होता है ना, डार्क से लाइट, लाइट से डार्क, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव रिदम है। प्रोग्रेसिव क्या हो गया कि हर मर्तबा चेंज होगा उसमें कुछ ना कुछ। फिर बढ़ते हैं मूवमेंट की तरफ। तो देखिए, मूवमेंट से मुराद है आर्ट वर्क के अंदर आंखों की हेवली मूवमेंट, यानी व्यूअर की नजर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक स्मूथली चली जाए। आर्टिस्ट रिदम और लाइंस का यूज करके डिसाइड करता है कि व्यूअर की आंखें किधर किधर चलें। जैसे लैंडस्केप ड्राइंग में कर्वी रोड व्यूअर की नजर को पीछे पहाड़ की तरफ ले जाती है, ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एम्फोसिस। एम्फोसिस का मतलब है आर्ट वर्क में किसी चीज को हाईलाइट करना। जो आर्टिस्ट चाहते हैं कि व्यूअर की अटेंशन जो है ना उस पर जाए, इसके लिए आर्ट वर्क के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट को हिरार्की में अरेंज किया जाता है, जैसे फोकल पॉइंट, डोमिनेंट, सब ऑर्डिनेट्स, ठीक है। फोकल पॉइंट क्या है कि सबसे ज्यादा फोकस का जो सेंटर है वो फोकल पॉइंट है। डोमिनेंट मीन्स के मेन एलिमेंट्स जो ज्यादा नजर आते हैं वो डोमिनेंट है। सब डोमिनेंट सेकेंडरी एलिमेंट्स हो जाते हैं जो स्लाइटली फोकस में है, और फिर सब ऑर्डिनेट आ जाते हैं जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स या जो कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब ऑर्डिनेट्स में आ जाती हैं। तो यहाँ हमारे पास ना कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं एम्फोसिस क्रिएट करने के लिए। इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है आइसोलेशन, कि किसी एलिमेंट को अलग दिखाना ताकि व्यूअर की नजर नेचुरली उस पर फोकस करे। जैसे एक पेंटिंग में एक ब्राइट रेड एप्पल बाकी डल ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, ठीक है, तो वो एक आइसोलेशन में किसी एक चीज को प्रोमिनेंट किया जा रहा है, ठीक है। फिर एक स्ट्रेटेजी आती है कन्वर्जेंस एंड लीडिंग लाइन की। लाइंस का यूज करके व्यूअर्स आई को गाइड करना, ठीक है। इम्प्लाइड या डायरेक्शनल लाइन से नजर को एक ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाया जाता है। कॉन्ट्रास्ट का भी यूज होता है यहाँ पे, जैसे ब्राइट कलर अगेंस्ट डल बैकग्राउंड, ठीक है। थर्ड स्ट्रेटेजी है साइज एंड रिप्लेसमेंट, कि अगर छोटी चीजों के बीच में एक बड़ा ऑब्जेक्ट रखा जाए तो व्यूअर नेचुरली उस पर फोकस करेगा, ठीक है। जैसे एक छोटी सी चिड़िया है, उसके बीच में एक बड़ा कोई परिंदा दिखा दिया जाए तो क्या होगा कि उस छोटी चिड़िया के आके जो बड़ा परिंदा है वो जो है वो फोकस में आएगा, ठीक है। फोर्थ स्ट्रेटेजी है फोकस एंड डेप्थ ऑफ फील्ड, के कुछ ऑब्जेक्ट्स को शार्प फोकस में और कुछ को ब्लर में रखना। ह्यूमन आई शार्प फोकस को प्रेफर करता है और उस पर नेचुरली अटेंशन जाती है, ठीक है। फिफ्थ जो स्ट्रेटेजी है वो है सिलेक्टिव कलरिंग, कि फोटोग्राफी या आर्ट में बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट और एक एलिमेंट कलरफुल रखना, ताकि अटेंशन जो है वो उस एलिमेंट पर हो, ठीक है। जैसे होता है ना फोटो में ग्रे बैकग्राउंड और रेड फ्लावर उस पे हो तो वो रेड फ्लावर हाईलाइट हो रहा होता है, ठीक है। फोकल पॉइंट इसकी सिक्स स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या है कि कॉम्पोजिशन में एक या मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बनाए जाते हैं, ये एम्फोसाइज क्रिएट करते हैं और व्यूअर की अटेंशन नेचुरली गाइड होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं कंट्रास्ट की तरफ। कंट्रास्ट का मतलब होता है फर्क दिखाना, कि जब हम किसी आर्ट वर्क में दो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ रखते हैं तो उसे कंट्रास्ट कहते हैं। कंट्रास्ट डिजाइन को इंटरेस्टिंग, क्लियर और अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे
ब्लैक और व्हाइट या रफ और स्मूथ, बड़ी शेप और छोटी शेप, कर्वी लाइन्स और स्ट्रेट लाइन, ठीक है? कि इनको अगर हम साथ रख दें तो फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इसे हम कंट्रास्ट कह रहे होते हैं। कंट्रास्ट के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहले आ जाता है कलर कंट्रास्ट। इसमें कलर व्हील पे ऑपोजिट कलर्स जो हैं वो कंट्रास्ट बनाते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, पर्पल। अगर आप रेड फ्लावर बनाकर ग्रीन बैकग्राउंड कर दें, तो फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉप करेगा आपका। ठीक है, तो ये कलर कंट्रास्ट है। फिर है वैल्यू या टोन कंट्रास्ट, जब लाइट और डार्क टोन्स एक साथ यूज हो, जैसे व्हाइट ड्रेस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड या लाइट स्काई प्लस डार्क माउंटेन्स या ब्राइट लैम्प इन अ डार्क रूम। ये पेंटिंग को डेप्थ देता है और इम्पोर्टेंट पार्ट को हाईलाइट करता है। शेप या लाइन कंट्रास्ट होता है, जैसे अगर एक सॉफ्ट आपने चांद बनाया है, ठीक है, और उसके साथ आप तीन शार्प माउंटेन्स बना दें, ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा। तो कर्वी हेयर और स्क्वायर फ्रेम है, ये एक कॉन्ट्रास्ट बनेगा। स्मूथ सर्कल है और एजी ट्राइंगल्स है, इससे आर्टवर्क जो है ना वो एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग लगता है। शेप लाइन की कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। फिर टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट भी होता है, जैसे रफ ट्री बार्क है और स्मूथ स्काई है, ये सॉफ्ट पेटल्स है, रफ सॉइल है। ये जो है ना ये वियर को डिफरेंस ज्यादा फील करवाता है, जो टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट। और इस कॉन्ट्रास्ट को यूज करते हुए ना पेंटिंग्स जिंदा लगती है, ठीक है, रियल लाइफ उसमें फील होती है। फिर इसमें एक और आता है डायरेक्शन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, या स्लैंटेड लाइंस और स्ट्रेट अपवर्ड लाइंस का कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ये मूवमेंट और अटेंशन क्रिएट कर रही होती है। आर्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट उस जगह होना चाहिए जहां आर्टिस्ट चाहते हैं कि व्यूअर की नजर सबसे पहले जाए। जैसे अगर पेंटिंग का मेन फोकस एक फेस है, तो फेस को लाइट रखकर बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क रखना चाहिए, इससे फेस हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रास्ट हर जगह होता रहे तो आर्टवर्क मेसी और कंफ्यूजिंग लगता है। हाई कॉन्ट्रास्ट जो है वो बोल्ड और वाइब्रेंट होता है। लो कॉन्ट्रास्ट जो है वो सॉफ्ट और माइल्ड लुक देता है। डार्कर या लाइटर टोन्स जो है वो डिस्टेंस क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। इन चीजों को आपने देखना होता है। आगे बढ़ते हैं हार्मनी एंड यूनिटी की तरफ। तो देखिए, हार्मनी का मतलब होता है आपस में मिलती जुलती चीजें जो एक साथ अच्छी लगती हैं। जब आर्टवर्क के एलिमेंट्स जैसे कलर, शेप्स, लाइंस वगैरह एक दूसरे को सपोर्ट करें, कॉम्प्लीमेंट करें और साथ मिलकर अच्छा नजर आए, तो उसे हार्मनी कहते हैं। जैसे ग्रीन के साथ लाइट ग्रीन, ठीक है, या ब्लू के साथ पर्पल, ये सब एडजेसेंट कलर्स या कलर व्हील पर जो है वो हार्मनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसलिए पेंटिंग देखने में स्मूथ और प्लीजेंट फील होती है, ठीक है। हार्मनी से यूनिटी बनती है। यूनिटी का मतलब होता है पूरी पेंटिंग एक लगे, टुकड़ों में मजमुआ ना लगे। जब सिमिलर चीजें, रिपीटेड चीजें और लॉजिकली कनेक्टेड चीजें यूज करते हैं तो पेंटिंग एक होल बन जाती है, ठीक है। हार्मनी क्या है, मिलती जुलती चीजें, और यूनिटी क्या है कि सब चीजें मिलकर एक कंप्लीट पेंटिंग बनाए, ठीक है। यूनिटी तब होती है जब पेंटिंग में तमाम पार्ट्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो, जैसे सिमिलैरिटी हो, रिपीटेशन, कंटिन्यूएंसी, प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट, क्लोजर, ये सब मिलकर ना पेंटिंग को एक जैसा फील देते हैं, ठीक है। यूनिटी को अचीव करने के ना 5 इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें सबसे पहले आ जाता है सिमिलैरिटी एंड रिपीटेशन, कि जब आप सेम कलर, सेम शेप्स या सेम लाइंस रिपीटेडली यूज करते हैं ना, तो ये रिपीटेशन पेंटिंग को कनेक्टेड बनाती है। यूनिटी स्ट्रांग होती है इनके थ्रू। जैसे अगर येलो फ्लावर्स रिपीट हो रहे हैं डिफरेंट कॉर्नर्स पे, या सर्कल शेप्स अगेन एंड अगेन आ रहा है। इसके बाद सेकंड जो तरीका है वो है कॉन्टिन्यूएंस, के कोई भी एलिमेंट जिसकी डायरेक्शन हो, कि जब कोई लाइन या पाथ आंख को पेंटिंग के अंदर गाइड करे ना, तो व्यूअर नेचुरली फॉलो करता है, कि इससे आर्टवर्क कंटिन्यूअस और यूनिफाइड लगता है। कि एक रोड जो दूर तक जा रही है तो आंख ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये चीज कॉन्टिन्यूएंस होती है। फिर आती है प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट। प्रॉक्सिमिटी क्या है कि चीजें जो एक दूसरे के करीब हो, और अलाइनमेंट क्या है, जो चीजें जो सीधी लाइन में सेट हो। जैसे 3 दरख्त हैं जो एक लाइन में खड़े हैं, तो ये अलाइनमेंट है। और शेप्स जो क्लोज हैं वो प्रॉक्सिमिटी है। जब ऑब्जेक्ट्स दूर दूर हो, यूनिटी कम होती है, और जब ऑब्जेक्ट्स पास हो तो यूनिटी ज्यादा होती है। फोर्थ है क्लोजर, कि ह्यूमन ब्रेन ब्लैंक्स को फिल कर लेता है। जैसे अगर सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा मिसिंग हो, तो आपका दिमाग ना फिर भी उसे सर्कल ही समझता है, ठीक है। इस तरह के इनकम्प्लीट शेप्स भी यूनिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। और फिफ्थ है हार्मनी से यूनिटी क्रिएट होती है, कि
एक्टिव सब्जेक्ट है, इनके ऑब्लिक लाइंस, रफ टेक्सचर या एंगुलर शेप्स है, और क्वाइट सब्जेक्ट जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, सॉफ्ट टेक्सचर और लाइट टोन्स। यानी जो आइडिया आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसके साथ मैचिंग एलिमेंट्स यूज करो, ठीक है? तो यूनिटी सुपर स्ट्रांग बन जाती है। हार्मनी ना मिलती जुलती चीजें थी और यूनिटी पूरी पेंटिंग एक लगे, ठीक है? यूनिटी क्रिएट कैसे होती है? सिमिलैरिटी और रिपीटेशन से, कॉन्टिन्यूएंसी से, प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट और क्लोजर से। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो पेंटिंग मुकम्मल लगती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट वैरायटी की तरफ। वैरायटी का मतलब है एक आर्ट वर्क में मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे डिफरेंट शेप्स, कलर्स, लाइंस, टेक्सचर्स और साइजेस वगैरह का, ताकि आर्ट वर्क ना इंटरेस्टिंग लगे और बोरिंग ना हो, ठीक है? यूनिटी क्या थी कि चीजों को मिला जुला कर एक बनाना, ठीक है? और वैरायटी क्या है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग रखना ताकि आर्ट वर्क डल ना लगे, ठीक है? वैरायटी चेंज प्लस इंटरेस्ट है, ठीक है? और यूनिटी क्या है? टुगेदरनेस प्लस हार्मनी है, ठीक है? दोनों मिलकर आर्ट वर्क को बैलेंस्ड और खूबसूरत बनाते हैं। अगर पेंटिंग या डिजाइन में सब कुछ बिल्कुल सेम हो, जैसे सेम कलर, सेम साइज, सेम शेप वगैरह, तो आर्ट वर्क ऑब्वियसली बोरिंग, फ्लैट या लाइफलेस लगता है, ठीक है? तो वैरायटी थोड़ी सी चेंज लाकर आर्ट वर्क को फ्रेश, सरप्राइजिंग और एंगेजिंग बनाता है, ठीक है? वैरायटी क्या-क्या चेंज करके बना सकते हैं, तो उसमें आ जाता है कलर वैरायटी के डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है? शेप वैरायटी आ जाएगी कि मल्टीपल शेप्स इस्तेमाल करके भी हम वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। साइज वैरायटी है, टेक्सचर वैरायटी है, लाइन वैरायटी है, ठीक है? अगर आप 10 लाल सर्कल्स बना दें, आर्ट वर्क बोरिंग हो जाएगा, एक जैसे सर्कल्स लगेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप रेड सर्कल, फिर ब्लू सर्कल, फिर येलो सर्कल, ठीक है? इस तरह कलर उसमें चेंज करते रहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? एक वैरायटी क्रिएट हो जाएगी और आर्ट वर्क भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन यहाँ ये बात भी ज़हन में रखने वाली है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी आर्ट वर्क को मेसी बना देती है, बहुत ज़्यादा यूनिटी हो तो भी आर्ट वर्क बोरिंग लगता है। परफेक्ट डिज़ाइन के लिए क्या है कि यूनिटी प्लस वैरायटी दोनों साथ हों, ठीक है? इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी यहाँ मुकम्मल होता है और इस लेक्चर को भी मैं आपके लिए समराइज़ कर देती हूँ। ये लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए समराइज़ कर देती हूँ। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है? तो देखिए, इस लेक्चर में ना हमने प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स पढ़े, जो किसी भी आर्ट वर्क को समझने, बनाने और इवैल्यूएट करने के बेसिक रूल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को किस तरह अरेंज किया जाए ताकि आर्ट वर्क बैलेंस, अपीलिंग और मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है? तो सबसे पहले हमने बैलेंस सीखा कि ये आर्ट वर्क को स्टेबल फील देता है। बैलेंस 3 टाइप के होते हैं। सिमेट्रिकल, जिसमें दोनों साइड्स मिरर इमेज होती हैं, ठीक है? एसिमेट्रिकल, जिसमें डिफरेंट चीजें फिर भी इक्वल विजुअल वेट देती हैं, ठीक है? और रेडियल, जिसमें चीजें सेंटर से गोल गोल अरेंज होती हैं, ठीक है? उसके बाद हमने प्रोपोर्शन और स्केल पढ़ा। ये साइज के रिलेशनशिप को समझाता है, जैसे गोल्डन रेशियो और रूल ऑफ थर्ड, जो नेचुरली प्लीजिंग रिजल्ट देते हैं, ठीक है? फिर हमने रिदम एंड मूवमेंट पढ़ा कि आर्ट वर्क में फ्लो पैदा करते हैं, जैसे म्यूजिक में बीट होती है, ये रिपीटेड लाइंस, शेप्स या कलर्स बनाते हैं। इसमें रैंडम, रेगुलर, फ्लोइंग और प्रोग्रेसिव रिदम्स जो है वो इंक्लूड होती हैं, जो आर्ट वर्क को लिवली बनाती हैं। एम्फोसिस पढ़ा हमने कि किसी एक एलिमेंट को हाईलाइट करता है एम्फोसिस, ताकि व्यूअर की नजर सीधी वहीं पर जाए। ये साइज, कलर, आइसोलेशन, कॉन्ट्रास्ट या फोकल पॉइंट से क्रिएट होता है, ठीक है? पैटर्न क्या था कि रिपीटेड मोटिव्स से बन रहा होता है पैटर्न, जैसे कपड़ों, दीवारों या कारपेट्स वगैरह या टाइल्स में जो रिपीटेड डिजाइन होते हैं ना, ये पैटर्न्स कहला रहे होते हैं। यूनिटी इंश्योर करती है कि आर्ट वर्क के तमाम पार्ट्स एक दूसरे से रिलेट करें और मिलकर कंप्लीट कनेक्टेड आर्ट वर्क बनाए, जबकि हार्मनी भी यूनिटी को सपोर्ट करती है बाय यूजिंग सिमिलर कलर्स, लाइंस, टेक्सचर्स, जो एक पीसफुल और स्मूथ फील पैदा करते हैं। और आखिरी प्रिंसिपल जो था वो था वैरायटी, जो आर्ट वर्क को बोरिंग होने से बचाता है। इसमें शेप्स, कलर्स, लाइंस में थोड़ी सी वेरिएशन लाकर डिजाइन को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। इन तमाम प्रिंसिपल्स का मेन पर्पस ये है कि आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क में बैलेंस, ऑर्डर, इंटरेस्ट, फोकस, मूवमेंट और मीनिंगफुलनेस ला सके। जब ये सारे प्रिंसिपल्स सही तरह अप्लाई हो जाएं तो आर्ट वर्क प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग और विजुअली अट्रैक्टिव बन जाता है।
ठीक है जी। ये लेक्चर हमारा यहाँ मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स जो हैं वो भी अच्छे से समझ लिए होंगे। मैंने तमाम प्रिंसिपल्स इस एक लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है जी, आप मुझे अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे क्या चेंजेस करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आज का ये लेक्चर कि मुझे एक फीडबैक दिया गया था कि मैं एक ही लेक्चर में पूरा टॉपिक कवर कर दूँ, तो मैंने वो ही कोशिश की है। लेक्चर इसी वजह से थोड़ा लेंथी हो गया है, पर आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं अपने अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।